वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन और बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज, उसका चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। गाइस हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आज का टॉपिक है प्रपोजल और ऑफर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ द ऑफर और प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या उसको कुछ ना करने की अपनी इच्छा जताता है, और विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, जिसमें कि वो अपनी इच्छा बताता है, किस चीज़ के लिए अपनी मंजूरी भी देता है, टू टू दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है जी। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of the that other to such or abstinence, he is said to make a proposal। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये वो अपनी विलिंगनेस या इच्छा बताता है कोई काम करने की या कोई काम ना करने की, और दूसरा अपनी रजामंदी देता है उसकी रजामंदी लेने के लिए, ठीक है, उसी काम को करने या ना करने के लिए, इस कहा जाता है कि वो उसको एक प्रपोजल दे रहा है। ठीक है जी। इसेंशियल्स ऑफ द प्रपोजल आर द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिजर और ऑफर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन अपना प्रपोजल या दे रहा है या ऑफर दे रहा है, उसको क्या कहेंगे? प्रोमिजर या ऑफरर। ठीक है। द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर मेड किया जा रहा है वो क्या है? ऑफरी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर, और जब वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तब उसको प्रोमिजी या एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है जी। व्हेन अ वैलिड ऑफर, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेक इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एक वैलिड ऑफर के लिए जरूरी है कि जो पार्टी को जिसको ऑफर किया जा रहा है वो अपनी इच्छा बताए किसी काम को करने की और नहीं करने की। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर। ठीक है जी। कुछ अपनी इच्छा बतानी पड़ेगी उसको कि वो काम ये करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक है जी। अब आगे डिस्कस करते हैं तीसरा इसेंशियल इसका। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। तो विलिंगनेस, अपनी जो आपने इच्छा उसको बताई है, वो किस तरीके से बतानी है ताकि आप उससे अपनी मंजूरी भी ले सको, उसकी रजामंदी भी ले सको उस पार्टी की जिसको आप ऑफर दे रहे हो। ठीक है जी। चौथा क्या है? एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब टू डू समथिंग एंड नेगेटिव का मतलब नॉट टू डू समथिंग। किसी काम को मना करने के लिए भी उसकी रजामंदी लेनी है, ठीक है जी, तब भी वो ऑफर ही कहलाता है। ओके जी। अब आप बात करेंगे आगे काइंड्स ऑफ ऑफर। वो है पहले हाउ मेड एंड टू हुम मेड। इसके आगे दो काइंड्स बना दिए। तो पहले में एक्सप्रेस ऑफर, दूसरा इम्प्लाइड ऑफर। उसके बाद टू हुम मेड जर्नल ऑफर एंड फिर स्पेसिफिक ऑफर। राइट गाइस। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। एन ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल ऑफर। एक ऑफर जनरल ऑफर तब कहलाता है, या स्पेसिफाइड या स्पेशल ऑफर कहलाता है। क्रॉस ऑफर भी हो सकता है, काउंटर ऑफर हो सकता है, स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, ये किसी भी नाम से जाने जा सकते हैं, बट इसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये सबसे पहले जर्नल ऑफर। सो जर्नल ऑफर, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड टू डू डिजायर्ड एक्ट। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, एनी मोर परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्ट द ऑफर। तो जब ये जनरल पब्लिक को दिया है तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। until the journal offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time in a continuing offer। जब तक कि वो ऑफर चल रहा है उसके बीच में अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको क्या बोलता है? जनरल ऑफर। ओके। आगे नेक्स्ट क्या है? स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। When the offer is made to a specific or an ascertained person, it is known as specific offer। तब इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। जब किसी एक स्पेशल या स्पेसिफिक पर्सन को दिया जा रहा है। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड। और उसके बाद क्रॉस ऑफर। सो क्रॉस ऑफर का मतलब व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर
ऑफर, जब एक दो पार्टीज एक दूसरे को ऑफर देती हैं बिना जाने कि दूसरे ने भी हमें ऑफर दिया है, द ऑफर, इस तरह के ऑफर को क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच ऑफर बिकॉज ऑफर मेड बाय ए पर्सन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एक्सेप्टेड टू द अनदर ऑफर। तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि जो एक ने ऑफर दिया दूसरा ने अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब उसका ऑफर भी वो पहले वाली पार्टी मान लेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफर ही रहेंगे। उसके बाद है काउंटर ऑफर, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। जब जिसको ऑफर किया गया है वो पर्सन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देता है कि आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा मॉडिफाई कर लो, थोड़ा वेरी कर लो ओरिजिनल ऑफर में जो दी हैं, तब वो ही सेट टू मेड एन काउंटर ऑफर। इसका मतलब वो एक काउंटर ऑफर दे रहा है, ठीक है। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन, तो इसका मतलब वो रिजेक्शन हो जाता है ओरिजिनल ऑफर का, तो ओरिजिनल ऑफर फिर वो खत्म हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड द कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसको क्या बोलते हैं फिर? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। गाइज आगे हम बात करेंगे स्टैंडिंग और कॉन्टिन्यूइंग और ओपन ऑफर। सो अ ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस अंडर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कॉन्टिन्यूइंग ओपन ऑफर। तो जब ये कोई एक ऑफर लगातार कुछ लंबे समय तक के लिए बना रहता है एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज ए काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। तो ये एक स्टैंडिंग ऑफर होता है, ठीक है जी। और अब आगे बात करेंगे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो उसका सबसे पहले इसेंशियल क्या है गाइज? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स, ठीक है। किसी भी ऑफर में लीगल रिलेशन होना बहुत जरूरी है। इफ द ऑफर does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relations, it is not considered as valid offer in the eye of law. A special social invitation, even if it is accepted, doesn't create any legal relation. ये कोई legal relation नहीं कहलाएगा because it is not so intended, जबकि क्योंकि वो legal बनाने की बात हुई ही नहीं थी। It must be certain, definite and not vague. हवा में नहीं होना चाहिए, ठीक है, अंदाजन नहीं होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। If the term of an offer are vague or indefinite, its acceptance cannot create any contractual relation. तब इसकी acceptance कोई भी contractual relationship को establish नहीं करेगी। So it must be communicated to the offeree. जब तक आप ऑफरी को communicate नहीं करोगे तब तक ये complete offer नहीं माना जाएगा। So an offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made, ठीक है। Otherwise there can be no acceptance of it. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. And an acceptance of an offer is in ignorance of the offer is not acceptance and doesn't confirm any right on the acceptor. और कोई कंफर्म नहीं करता कि उस पर क्या राइट होगा, राइट हो। चलो आगे हम बात करते हैं। इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू obtain द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब नाम क्लियर हो रहा है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है बेटे, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ये बनाया इसलिए जाता है ताकि दूसरे पर्सन की मंजूरी ली जाए, रजामंदी ली जाए, ठीक है। ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस्ड एंड नॉट मेयरली विद द व्यू ऑफ डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर, ठीक है जी। उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उसकी मंजूरी लेने की। इट मस्ट बी कंडीशनल। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफर। उसमें कंडीशंस भी हो सकती हैं एप्लीकेबल, राइट गाइस। उसके बाद 6, ऑफर शुडंट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। उस ऑफर में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, टर्म नहीं होनी चाहिए जिसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता हो। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by the certain time, the offer would be considered as accepted. The offer may be either or specific journal. Any offer can be made to either public at large or at any specific person. ठीक है जी, किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी किया जा सकता है ऐसी चीज, या जर्नल पब्लिक जर्नल को भी, जनरल पब्लिक को भी ये ऑफर ऐसे ही दिया जा सकता है। तो गाइज अब 8th इसका क्या है इसेंशियल? The offer may be express or implied. An offer may be made express by words or by conduct. ठीक है जी, अपनी कंडक्ट से या अपने शब्दों से भी आप व्यक्त कर सकते हो। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन।
एक इंटेंशन की स्टेटमेंट देना ही जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट होता है ऑफर। एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज मेयर ए कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्विटेशन टू ऑफर जो है वो एक सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया आपने उसको बताया है, अ प्रोस्पेक्टस एंड एन एडवर्टीजमेंट। ओके, सो द अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट एंड ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू ए क्वेश्चन, and a statement of price is not a offer, an invitation to make an offer to do business। ठीक है जी, ये सारी चीजें किसके अंडर आएंगी, पॉइंट नंबर 9 के। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये एक सिर्फ स्टेटमेंट है जो बताई है उसने, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये ऑफर नहीं हो सकते, ये सिर्फ वो अपनी बात को बता रहा है किसी एडवर्टीजमेंट के जरिए, ठीक है जी, या इन्फॉर्म कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ठीक है, ये हमने पहले भी बात कर ली, ठीक है, ये ऑफर नहीं हो सकता। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर देन। एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, whereas an invitation to a offer is only a circulation of an offer। ये सिर्फ एक सर्कुलेशन है ऑफर का। It is an attempt to induce offers and proceeds to a definite offer। ये एक definite offer की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। An invitation to offer is an act precedent to make an offer। ये एक ऑफर मेक करने के लिए बनाया जाता है। Acceptance of an invitation to an offer doesn't result in the contract and only an offer emerges in the process of negotiation। और ये सिर्फ एक नेगोशिएशन के बाद ही इमर्ज हो पाएगा ऑफर, ठीक है जी। चलिए तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफर का और इन्विटेशन टू ऑफर का, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, मीनिंग, एन ऑफर इज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफरर शुड द अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट इट। तो ऑफर एक क्या हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन, अपनी इच्छा बताने के लिए कि मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूं और मुझे वो एक्सेप्ट है जो तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। और इन्विटेशन टू एन ऑफर क्या हुआ फिर, वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस प्रपोजेज सर्टन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग, जिसपे वो मान रहा है टू नेगोशिएट, कि चलो नेगोशिएट कर लेते हैं। इट डजंट मेक एन ऑफर, वो कोई आगे ऑफर नहीं दे रहा, बट ओनली इनवाइट कर रहा है दूसरी पार्टी को कि चलो आओ हम बैठ के कुछ बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों पे एग्री हो जाते हैं। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज ऑफर के केस में है, इफ अ पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज द इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट एज सुन एज अदर एक्सेप्ट्स ही इज मेकिंग एन ऑफर। If a person who makes the statement has the intention to be bound by it as soon as he other accepts, जब दूसरा उसको accept कर लेता है, he is making an offer, तब वो दो पार्टीज बन जाती हैं। and if a person has the intention of negotiating on term is called invitation to offer। okay, and third sequence, an offer cannot be an act precedent to invitation to offer, but an invitation to an offer is always an act precedent to offer। ठीक है जी, इन्विटेशन के बाद ऑफर आएगा ही आएगा, लेकिन ऑफर एक बार आने के बाद इन्विटेशन टू ऑफर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑफर जब आ गया फिर उसके बाद इन्विटेशन टू ऑफर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ऑफर उसके फाइनल हो गया, हाँ इन्विटेशन टू ऑफर के बाद आप ऑफर कर सकते हो। ठीक है जी, तो गाइज इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी को देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा एक्सेप्टेंस। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सेप्टेंस। ओके जी, तो राइट गाइज, गुड लक, मेरे वीडियोस देखते रहिए।